हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑटोमेटिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अभी आने वाले एग्जाम है। सब 10 दिन का एग्जाम आपका ईएसआई के हैं, पीजीआई के, एम्स के, जो भी अभी आने वाले एग्जाम्स उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आप आंसर जो है मेरे कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। और उसका आंसर है वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये हमारे क्वेश्चन जिनको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट डन फॉर ब्लड बैंक स्क्रीनिंग। ब्लड बैंक स्क्रीनिंग में हम कौन सा टेस्ट करते हैं? HCV, MP, टॉर्च और CEA, ठीक है। ये सभी है, इनमें से आपको मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या आंसर है इसका। इसका जो उत्तर है वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना मेरे को। नेक्स्ट है, अकर प्रीडोमिनेंटली इन चिल्ड्रन विद पीक इंसिडेंस एट द एज ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर के अंदर जो बच्चों के अंदर जो कैंसर होता है मोस्टली, वो कौन सा कैंसर होता है आपका? एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया AML, एक्यूट लेम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ALL, क्रोनिक लेम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL, या क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया CML। तो बच्चों के अंदर ज़्यादातर एज में लेम्फोसाइट्स अधिक रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा का जो केस मिलता है वो मिलता है हमें एक्यूट लेम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का, ALL का, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है B, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक्यूट लेम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। नॉर्मल स्टूल कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स। नॉर्मल स्टूल जो होता है उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स कहाँ तक नॉर्मल होते हैं? लेस देन 20 ग्लोब्यूल्स पर हाई पावर फील्ड, 40 लेस देन 40 ग्लोब्यूल्स पर हाई पावर फील्ड, लेस देन 60 ग्लोब्यूल्स पर हाई पावर फील्ड, और मोर देन 100 ग्लोब्यूल्स पर हाई पावर फील्ड। तो ये फैट होती है। इस फैट को हम स्टूल के अंदर देखते हैं, तो इसको बेसिकली हम अलग से टेस्ट होता है इसका फैट ग्लोब्यूल्स का, बट नॉर्मल स्टूल रूटीन के अंदर भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो कहाँ तक उसको नॉर्मल हम मानते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा C का हमारा, लेस देन 60 ग्लोब्यूल्स पर हाई पावर फील्ड, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेमिनल फ्लूइड सीमेन। सीमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या ऑप्शन है। 1.022, 1.026, 1.003 और 1.028, ठीक है। तो ये आपने ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्टूल की होती है, अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, सभी की होती है। तो सीमेन की यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा D, 1.028। सेमिनल फ्लूइड की जो होते हैं 1.028। और सेमिनल फ्लूइड का अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस पर मैंने पूरी डिटेल से बता रखी है। और अलग से सेमिनल फ्लूइड कौन सा होता है, क्या कंपोजिशन होती है उसकी, क्या रिजेंट्स होता है, फ्रक्टोज कैसे करते हैं, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। हेमेटोलॉजी नोट्स सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो सभी वीडियो आपको उसके अंदर दिख जाएगी। सॉरी। गिव द नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं आपके? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और डी में आपका आएगा B एंड C। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा D, B एंड C। हाउ लॉन्ग मे द स्पर्मेटोजोआ इन सेमिनल इंडिविजुअल आफ्टर बायलेटरल वेस्कोटोमी। जब पुरुष नसबंदी हो जाती है, वेस्कोटोमी हो जाती है, उसके बाद में स्पर्म जो होते हैं वो कितने दिन तक रहते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ कितने टाइम तक इंडिविजुअल उसके अंदर रहते हैं, टेस्टिस के अंदर जो होते हैं ना, सेमिनल वेसल्स होते हैं, उनके अंदर कितने टाइम तक होते हैं। अगर हम सीमेन एनालिसिस करेंगे तो उसमें कितने टाइम के बाद वो नील हो जाते हैं। तो फर्स्ट 2 ईयर में, फर्स्ट 1 ईयर, फर्स्ट 2 मंथ, फर्स्ट 2 वीक, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा फर्स्ट 2 मंथ। ये कुछ 7 से 8 MCQs हैं जो रैंडमली MCQs है, उसके बाद सभी MCQs बायोकेमिस्ट्री के आएंगे। कभी आप सोच रहे हो बायोकेमिस्ट्री बोला था स्टार्टिंग में अब तक, तो ये भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन हैं बायोकेमिकल के टेस्ट के, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा फर्स्ट 2 मंथ, ठीक है। 2 से 3 मंथ के अंदर जो क्या होते हैं स्पर्म को नील होने में टाइम लग जाता है। द मेन HB फाउंड इन अडल्ट। मेन अडल्ट के अंदर हमें कौन सा HB मिलता है? जो हम लोग होते हैं अडल्ट होते हैं उनके अंदर कौन सा हेमोग्लोबिन मिलता है हमें? HbA, HbA2,
HbAF और HbS, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर बेसिकली जो हीमोग्लोबिन मिलता है वो मिलता है ए, हीमोग्लोबिन ए मिलता है अडल्ट के अंदर। बी जो होता है वो थैलेसीमिया कंडीशन में मिलने लगता है। फीटल जो हीमोग्लोबिन बच्चों में मिलता है वो भी थैलेसीमिया कंडीशन में अधिक बढ़ने लगता है। और HbS होता है वो सिकल सेल एनीमिया कंडीशन में हमें मिलता है। तो अडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन मिलता है वो मिलता है हीमोग्लोबिन ए। रेटिकुलोसाइट इज इमेच्योर फॉर्म। रेटिकुलोसाइट जो होता है इमेच्योर फॉर्म किसकी होती है? रेटिकुलोसाइट की किसकी इमेच्योर फॉर्म होती है? जब हम आरबीसी की फॉर्म से याद करते हैं उनके अंदर सबसे लास्ट में फॉर्म बनती है आरबीसी। उस आरबीसी से पहले की जो स्टेज होती है वो रेटिकुलोसाइट होती है। तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बोन मैरो, आरबीसी। तो आरबीसी की फॉर्म होती है इमेच्योर फॉर्म होती है। आरबीसी बनने से पहले की स्टेज होती है रेटिकुलोसाइट। मोस्ट सीरियस मलेरिया इन्फेक्शन कोज्ड बाई। मोस्ट सीरियस मलेरिया इन्फेक्शन किसके द्वारा कोज किया जाता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल। तो यहाँ पे जिसका राइट ऑप्शन आया हुआ आ जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। द माइक्रोस्कोप विच यूज इन इन्वेस्टिगेट सिफिलिस। सिफिलिस के अंदर हम कौन से माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। ईएसआई का, एम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। तो सिफिलिस के लिए जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, अल्ट्रावोलेट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन कहा जाएगा यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आएगा, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो इसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं और कौन सा माइक्रोस्कोप किसके यूज में किया जाता है, उसकी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो कमेंट कीजिएगा अगर आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। अब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज। द साइंस दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए केमिकल कलर्ड सिस्टम टू एब्जॉर्ब लाइट इज नोन एज, ठीक है। ऐसी कौन सी साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम कलर को मेजर करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जो लाइट उस कलर के द्वारा, उस लाइट को हम एब्जॉर्ब किसके द्वारा हम मेजर करते हैं? क्लोरीमीटर, बायोमेट्री, नेफ्लोमेट्री, ट्रेबिडिटोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए का क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर के अंदर हम जो कलर होते हैं, लाइट के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको मेजर करते हैं बी और लैम्बर्ट के जो लॉ होते हैं उनके अकॉर्डिंग्स। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए। द पीक ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, ट्रफ, बोथ, नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए पीक क्या होते हैं, जब हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं तो उसके अंदर एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ ऊपर को जाएगा, नीचे को आएगा, आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो उस ग्राफ में ये कह रहा है कि पीक ऑफ द वेव, पीक जो ऊपर की जो वेव होती है, उसकी वेव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा इसका ए, क्रेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है। तो ये जब भी हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, हम लोग ग्राफ में अक्सर देखते हैं इस तरह के वेव बनती हैं, ठीक है। एक तरह के ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद नीचे है, तो ऊपर की जो वेव है इसको तो बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट। और जो नीचे की जो वेव है, जो नीचे खड्डा हुआ, जैसे बार ऊपर गई उसके बाद नीचे हुआ है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं, बिल्कुल लोअर साइड वाले को, उसको बोलते हैं ट्रफ। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड, लोवेस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ट्रफ। ट्रफ क्या होता है? लो आर ओ पॉइंट बिटवीन टू हायर एरिया, ठीक है। दो हायर एरिया जो है ये वाले, देखिए ये दो हायर एरिया हैं, इनके अंदर जो लोअर पॉइंट है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ फॉर वेवलेंथ, वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि हम बायोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं भाई mg पर डेल, ग्राम पर डेल, डेसी पर लीटर, इस तरह से वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम वेवलेंथ, नैनोमीटर, क्रेस्ट, ट्राफ और लैम्डा। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा नैनोमीटर और लैम्डा। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे होगा एफ, बी एंड ई। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फोटोमीटर। फोटोमीटर का बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो फोटोमीटर होता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको किस चीज़ से मिलके बना होता है? वो लाइट होती है उसके अंदर, ये ठीक है। फिल्टर और मोनोक्रोमीटर होते हैं, क्यूबिट होते हैं, फोटो डायोड सेल्स होती है जो रिसीविंग लाइट सिग्नल्स, जो लाइट के सिग्नल्स को रिसीव करता है, गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें फोटोमीटर के अंदर होती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा एफ का ऑल। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर आर मेड अप ऑफ, फिल्टर किस चीज़ के बने होते हैं?
जो फिल्टर होते हैं फोटोमीटर के अंदर, क्लोरीमीटर के अंदर, वो ग्लास और डाइड जेलेटिन के बने होते हैं। बिटवीन ग्लास प्लेट्स इट कंटेन लिमिटेड ट्रांसमिशन बैंड एट विच दे ट्रांसमिट मैक्सिमली। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, बोथ, दोनों चीज़ों से मिलके ये कंपोनेंट से बने होते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीमीटर एनालिसिस। क्लोरीमीटर एनालिसिस की क्या रिक्वायरमेंट है? टेस्ट सॉल्यूशन होते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, ब्लैंक सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल डी। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है क्लोरीमीटर के लिए। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन भी लगाते हैं, स्टैंडर्ड भी लगाते हैं, ब्लैंक सॉल्यूशन भी लगाना पड़ता है, तो सभी चीज़ें उसके अंदर हो जाए। तो गाइज वीडियो को लाइक जितना आप करोगे उतना अच्छा मेरे को लगेगा, और मैं और अच्छे MCQs आप सभी के पास लेके आऊँगा अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो व्हाट एडवाइस हैज़ टू बी गिवन टू पेशेंट टेस्ट। पेशेंट टेस्ट करवाने से पहले आप पेशेंट को क्या एडवाइस करते हो? कोई भी पेशेंट आपके पास आता है लैब के अंदर टेस्ट करवाने हैं, तो हम उसको क्या एडवाइस करते हैं? अगर कोई टेस्ट करवाने के लिए आता है, बायोकेमिस्ट्री है, कोई भी टेस्ट करवाने के लिए आता है, तो बेसिकली हम फास्टिंग वगैरह के टेस्ट होते हैं उनके लिए एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 10 to 12 आवर फास्टिंग इज रिक्वायर्ड। आपको कोई भी टेस्ट करवाना, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे ना। तो यहाँ पे जो MCQ के अंदर जो चीज़ दे रखी है वो हम देखेंगे क्या है। एटलीस्ट 10 to 12 आवर फास्टिंग इज रिक्वायर्ड, अवॉइड फैटी फूड नाइट बिफोर टेस्टिंग, पेशेंट कैन ड्रिंक वाटर इन मॉर्निंग। तो सभी चीज़ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इन सभी में से। ठीक है, तो और क्या है, नो एल्कोहल शुड बी कंज्यूम 24 आवर्स बिफोर टेस्टिंग, ये सब भी हम बताते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इसका ई हो जाएगा कि सभी चीज़ें आप चाहे लिपिड प्रोफाइल करवा रहे हो, कोई भी टेस्ट करवाते हो, कोई स्पेशल टेस्ट होता है, हम पेशेंट को ये सब चीज़ें एडवाइस करते हैं कि भाई आपको लिपिड प्रोफाइल है तो 12 घंटे फास्टिंग होती है, हमें एल्कोहल नहीं लेनी, फैटी वाली चीज़ें नहीं लेनी होती हैं। ठीक, अदर और भी टेस्ट होते हैं बहुत सारे स्पेशल, तो उन सब हम इस तरह की चीज़ें एडवाइस करते हैं। तो ये जो भी आपको ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देखना होता है। व्हाट हैज़ टू बी डन इफ़ ए टेस्ट क्रॉस इट्स लीनियरिटी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करेंगे जब आपके टेस्ट की जो लीनियरिटी है वो क्रॉस कर जाती है। लीनियरिटी क्या होती है? देखिए हम सेमी ऑटोमेटेड मशीनों में काम करते हैं, तो हमारे जब फॉर एग्जांपल अगर ट्राइग्लिसराइड है तो उसकी एक वैल्यू होती है मशीन की रेंज देने की। अगर आपकी जो मशीन है ये आपके 5 mg/dl से लेके और 500 तक ये आपकी रीडिंग दे देगी। अगर 500 से ऊपर वैल्यू जाएगी तो एक फ्लैग दे देती है। ठीक है, उसका कुछ भी लग के आ जाएगा, स्टार या क्वेश्चन मार्क कुछ भी। और 5 से अगर नीचे जाएगी तो भी वो फ्लैग दे देगी। तो हम समझ जाते हैं कि भाई इस पेशेंट की TG की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, TG है, बिलिरुबिन कोई भी है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस सैंपल को डायल्यूशन से लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप डायल्यूशन से लगाओगे उसके बाद कितने का डायल्यूशन बनाया है आपने उसको आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तब उस पेशेंट की एक्यूरेट वैल्यू आती है। जब भी हम भाई लिपिड प्रोफाइल का सैंपल आता है, हाई TG होता है, सैंपल लाइपेमिक होता है, उस टाइम पे हम ऐसे करते हैं। हमारी जो मशीन होती है, आपकी मशीन पे डिपेंड होता है उसकी लीनियरिटी क्या है। अगर वो 800 तक TG की वैल्यू दे देती है तो 800 से ऊपर उसका TG होगा तो मोर देन लिख के आ जाएगा, मोर देन 800। उसके बाद आप समझ जाते हो कि इसको डायल्यूशन बनाओ, फिर आप डायल्यूशन बनाओगे 1:10 का, 1:20 का, 1:100 का या 200 का, 1:5 का, जो भी डायल्यूशन आपको लगेगा उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग सैंपल के हिसाब से वो आप डायल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, लीनियरिटी का मतलब होता है कि आपकी जो मशीन है उसकी एक वैल्यू देने की कहाँ तक की लिमिट है, लो वैल्यू कहाँ तक देगी उस पैरामीटर की, और हाई वैल्यू उस पैरामीटर की कहाँ तक दे पाएगी, वो चीज़ होती है। तो वो चीज़ को हम कैसे वो करेंगे, क्रॉस कर जाएगी तो क्या करेंगे, देखो डाइल्यूट द सैंपल विद सलाइन और डिस्टल वाटर एंड कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग प्रॉपर डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, ये बात सही कही इसने, सैंपल को डाइल्यूट करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ, डिस्टल वाटर के साथ, फिर उसके जो हम फैक्टर जो हमने डाइल्यूट बनाया है जितने का उसका हम उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीट टेस्ट 3 टाइम, 3 टाइम रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली रिपोर्ट कैन बी डन, अब ये तो है नहीं आप किसी की वैल्यू मोर देन दे दोगे तो डॉक्टर फिर आपको ये बोलेगा कि अबे आपने इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मेरे को, तो उस चीज़ के लिए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, हम सैंपल को डायल्यूशन से लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन से बनाइए, आप डिस्टल वाटर से बनाइए। उसके बाद जितने का डायल्यूशन बनाया, जैसे आपने डायल्यूशन बनाया है 1:10 का, ठीक है, आपने डायल्यूशन बनाया 1:10 का, और उसके बाद उसने वैल्यू आपकी मशीन ने वैल्यू दे दी है आपकी 80। ठीक है,
80 वैल्यू दी है, आपने 1:10 का डायल्यूशन बनाया था, तो आपको 80 × 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू 800 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको आप उसने डायल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डायल्यूशन कैसे बनाते हैं, 1:10 का, 1:5 का, 1:2 का, 50 का, 100 का, 200 का, पूरी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है आप डायल्यूशन की। मैंने, आप चैनल पे जाइएगा, उसमें वहाँ पे डायल्यूशन वाली वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे ए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, अमोनिया। तो जो यूरिया होता है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। विच आर द मेथड यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया की मेथड क्या होते हैं, देखो, हम ज़्यादा अगर एक या दो मेथड के बारे में जानते हैं और अक्सर एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाते हैं, दो चीज़ हम यूज़ नहीं करते। डैम मेथड जो होता है मोस्टली जो सेमी ऑटोमेटेड मशीनें यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। बर्थ लोड मेथड होता है, इसको भी यूज़ करते हैं। पर GLDH काइनेटिक मेथड है, ये सब मेथड को ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो जब भी हम कभी कोई एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर अगर इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर वाले दो ना मिले, तीसरा ये मिल जाए, या इसके अलावा कोई और भी मेथड हो तो वो ऐड कर देंगे, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा आपका। ठीक है, आपको लोग नोट डाउन करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस को तो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जब भी कभी एग्जाम होते हैं तो उस टाइम उन क्वेश्चंस को आप एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएँ। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा आएगा डी का। ठीक है, सभी मेथड हैं यूरिया के लिए। GLDH रिजेंट यूज फॉर यूरिया बन एंजाइमेटिक UV काइनेटिक मेथड होता है। और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस इसकी फुल फॉर्म होती है डैम डाइएसिटाइल मोनोएग्जाइम मेथड फॉर यूरिया। ठीक है, तो ये सेमी ऑटोमेटेड, देखो डैम ये जो मेथड होता है एक्चुअली मेरे को प्रॉपरली याद नहीं है। एक मेथड के अंदर तो आपका यूरिया का जो कलर होता है ग्रीन हो जाता है। ठीक है, जब हम उसमें सैंपल मिक्स करते हैं तो एक कलर ऐसा होता है इसका ब्लू कलर का आता है, तो उसके अंदर ब्लू रहता है। तो दोनों मेथड जो होते हैं ना अलग अलग कलर डेवलप करते हैं। तो सेमी ऑटोमेटेड मशीनों में जो बच्चे टेस्ट लगाते हैं उनको ये चीज़ अक्सर याद रहती है, वो कभी भूलते भी नहीं इन चीज़ों को। अगर डैम मेथड में कैसा कलर डेवलप होता है, बर्थ लॉट मेथड में कैसा कलर डेवलपमेंट होता है। अगर आप सेमी ऑटोमेटेड में लगा रहे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को आप कौन से मेथड में कौन सा कलर डेवलप होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया आर फाउंड। यूरिया हमें किस कंडीशन में इंक्रीज मिलता है, रीनल डिजीज़ में, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में, शॉक कंडीशन में, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर एंड बर्न में। ठीक है, यूरिया के बढ़ने की 3 कंडीशन होती हैं। जो किडनी की डिजीज़ होती है ना, प्री रीनल डिजीज़, पोस्ट रीनल डिजीज़ और आपका रीनल डिजीज़, 3 तरह की डिजीज़ होती हैं। तो उन कंडीशन को डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, भैया पेशेंट को यूरिया बढ़ रहा है तो किस कंडीशन में बढ़ रहा है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद वो डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो यूरिया बढ़ने का कारण पूछा है ना, रीनल डिजीज में बढ़ता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब भी बढ़ जाएगा, शॉक में बढ़ेगा, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन तब भी बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑल हो जाएगा। लो लेवल ऑफ यूरिया इज फाउंड इन लीवर फेलियर में, प्रेगनेंसी में, फुल टर्म इन्फेंट में। तो यहाँ पे जो लो यूरिया मिलेगा वो हमें लीवर की प्रॉब्लम होती है तब हमारा यूरिया जो होता है लो हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लो हो जाता है और फुल टर्म इन्फेंट प्रेगनेंसी होती है तब भी यूरिया लो हो जाता है। राइट ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स रेफरेंस रेंज ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन। बन की रेफरेंस रेंज क्या होती है, बन क्या होता है, बन जो होता है हम यूरिया को ज़्यादा कर देखा होगा आपने, यूरिया टेस्ट लगाते हैं लेकिन बन को डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो बन का रिजेंट बनाती हैं लेकिन यूरिया को कैलकुलेट करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि अगर हमें यूरिया लगाया है तो बन को हम कैसे निकालेंगे। नहीं तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फॉर्मूला की वीडियो मैंने बनाई थी अभी, एक HbA1c के फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। ठीक है, और EAG एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज कैसे निकालते हैं कि वीडियो मैंने बना रखी है, वो देखिएगा। तो स्टार्ट करते, देखो यंग अडल्ट के अंदर लेस देन 40 साल जिनकी एज कम होती है उनके 5 से 18 mg/dl, अडल्ट के अंदर 5 से 20 mg/dl और एल्डरली के अंदर मोर देन 60 साल के होते हैं उनके अंदर बन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 8 से 21 mg/dl। तो राइट ऑप्शन इसके सभी राइट ऑप्शन हैं ये, इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर करें। रेफरेंस रेंज अक्सर एग्जाम वगैरह पूछी जाती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर यूरिया, यूरिया की नॉर्मल रेंज क्या है। यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। 0 से 50 mg/dl, 0 से 80 mg/dl, 15 से 70 mg/dl और 35 से 75 mg/dl। अब ज़्यादा अगर आपको यूरिया की रेंज मिलेगी वो 10 से 35 या 40 तक मिलती है। ठीक है,
लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या क्या दे रखे हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, ये चीज़ें कभी मैच करनी होती है हमें। 15 से 70 भी ज़्यादा है, 35 से 75 भी ज़्यादा है, 0 से 80 हो नहीं सकता, तो 0 से 50 यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा। 0 वैल्यू नहीं होती, लेकिन वैल्यू 10 से लेके 40 या 45 तक हम यूरिया की वैल्यू को नॉर्मल मान के चलते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें मिलती है ना, तो उनको आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है, आगे कौन सा आंसर इसका सही बैठेगा, फिट बैठता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन कोज ऑफ इंक्रीज बर्न और यूरेमिया, ठीक है। ब्लड के अंदर इंक्रीज बर्न और यूरिया का बढ़ जाना कौन सी मेन कंडीशंस होती हैं, इसमें देखते हैं। रिड्यूज ब्लड फ्लो टू किडनी, शॉक, ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन, इन सब चीज़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, मैलिग्नेंट में, हाइपर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ड्रग्स और मेटल और रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस, इन सभी कंडीशन में बढ़ता है। क्रोनिक रीनल डिजीज में बढ़ता है, पाइलोनेफ्राइटिस में बढ़ता है, डायबिटीज मेलाइटिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, रीनल ट्यूबुलर डिजीज, कोलन वेस्कुलर डिजीज, यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन बाय स्टोन, ट्यूमर इन्फ्लामेशन, सर्जिकल ट्रोमा, ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लैडर, नेक, यूरिथ्रा बाय प्रोस्टेट, इन सभी में कौन सा ठीक है, इन सभी में कौन सी कंडीशंस में यूरिया और बर्न जो है बढ़ जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ें देखो अक्सर क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं लोग बाग, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे बर्न किस कंडीशन बढ़ के आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, रिड्यूस ब्लड फ्लो, एक्यूट रीनल, ठीक है, मेटल दे दिया, कोर्टिकल नेक्रोसिस, कोई भी चीज़ दे देगी। तो उसमें 4 चीज़ बच्चों को पता रहेगी। अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया ना, आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे कि ये सभी कंडीशंस होती हैं जिनमें यूरिया और बर्न आपका बढ़ के आता है। ये सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इन सभी कंडीशंस में जो हमारा यूरिया जो होता है, बर्न होता है, वो बढ़ के आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा यहाँ पे। डिक्रीज बर्न वैल्यू इज एसोसिएटेड विद, डिक्रीज बर्न की वैल्यू जो होता है डिक्रीज कब आती है, देखिए लीवर फेलियर में यूरिया हमारा कम हो जाता है तो बर्न भी कम हो जाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ आईवी फ्लूइड एंड फिजियोलॉजिकल हाइड्रीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, impaired absorption as in celiac disease, occasionally nephrotic syndrome और ओवर हाइड्रेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है सभी की सभी, इन कंडीशंस में बर्न जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, यूरिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर बर्न डिक्रीज हो रहा है तो राइट ऑप्शन एफ आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ये हमारे गाइस क्वेश्चंस थे यहाँ पे 26 MCQs थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बायोकेमिस्ट्री के। तो कमेंट करके बताइएगा आपको सारे MCQs कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आगे और पार्ट इसका लेके आऊँगा। आगे जब तक आपका ESI का 100 दिन का पेपर होता है तब तक अच्छे से कुछ MCQs आप सभी के पास मिल जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की और वीडियो पाने के लिए। बहुत सारे MCQs की वीडियो आप उनको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है MCQs की, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं उनको। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी आपको, PDF आपको चाहिए तो, ठीक है। और लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल है, सभी पे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होती है आपको कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं गाइस। थैंक यू।